तो स्वागत है सबका आज के हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 12 का बिजनेस स्टडीज़ लेक्चर नंबर 4। ये हमारा बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑलरेडी हमने 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। ये लेक्चर नंबर 4 हमारा लेक्चर नंबर 3 में हमने टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम डिस्कस कर रहे थे। ये उसका कंटिन्यूएशन होने वाला है, यानी कि हम उसमें 4 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे टेक्निक्स का। यहाँ पे हमारा पॉइंट नंबर 5 से हम कंटिन्यू करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, यानी कि हमारा लेक्चर नंबर 3, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, बिजनेस स्टडीज़ प्लेलिस्ट। आप उसको लिंक को ओपन करेंगे तो आप लेक्चर नंबर 3 वहाँ पे आपको दिख जाएगा, वहाँ पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। एंड देन इस वीडियो कंटिन्यू करिए। एंड अगर आप प्रीवियस लेक्चर ऑलरेडी देख चुके हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए जल्दी से, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जल्द से जल्द। जून ख़त्म होने से पहले मेरा टारगेट है कि चैनल पे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने दोस्तों के मोबाइल से भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी मिले सबसे कर दीजिए। अब चलते हैं हमारे बिना टाइम और वेस्ट करें हमारे 5th नंबर, जो कि हमारा होने वाला है टाइम स्टडी। टेक्निक्स में हमने 4 पढ़ लिया, अब हमारा 5th नंबर है टाइम स्टडी। ये क्या बताता है? जैसा नाम वैसा काम। इट डिटरमाइंस दैट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब, यानी कि एक वेल डिफाइंड जॉब को परफॉर्म करने के लिए, यानी किसी काम को करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड, फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट। लेबर की कॉस्ट को डिटरमाइन करने के लिए यानी कि किसी काम को, मान लीजिए किसी काम को करना है, उसमें हमारे जितने भी लेबर्स लगेंगे एंड जितने टाइम्स में होगा उसको हमें डिटरमाइन करना चाहिए। उसका एक एनालिसिस करना चाहिए कि किसी काम करने के लिए कितना लोग और कितना टाइम लगना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। हमारे जो लेबर की कॉस्ट है वो हम कम कर सकते हैं। एंड ऑल्सो सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, यानी कि मान लीजिए जितना काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम उनको पैसा दे सकते हैं। मान लीजिए हम पैसा ज़्यादा दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, या फिर हम पैसा कम दे रहे हैं, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये सुटेबल होना चाहिए इंसेंटिव स्कीम्स भी। 6th वन इज फटीग स्टडी। Seeks to determine the time and frequency of rest intervals in completing a task, यानी कि अगर हमने एक टास्क को कंप्लीट किया है तो दूसरे टास्क को स्टार्ट करने से पहले हमारे जो दोनों टास्क के बीच में जो गैप है, जो रेस्ट इंटरवल्स है, उसका कितना टाइम होना चाहिए और उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, यानी कितनी बार रेस्ट होना चाहिए, कितनी देर का रेस्ट होना चाहिए, वो हमारे डिटरमाइन करता है कौन? फटीग स्टडी। The rest interval will enable workers to regain their lost stamina, thereby avoiding accident, rejections and industrial sickness। इससे क्या होगा कि हमारे अगर वर्कर्स रेस्ट ले लेके काम करेंगे तो उससे क्या होगा, उनका स्टेमिना रिगेन होगा एंड जो वो थकावट है वो उनकी ख़त्म हो जाएगी। साथ ही साथ उससे क्या होगा कि हमारा इंडस्ट्रियल सिकनेस, यानी कि हमारी पता चला कि जो वर्कर्स हैं वो बीमार कम होने वाले एंड एक्सीडेंट्स भी कम होंगे। पता चला वो नींद में ही है, वो को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिला है, तो हमने देखा है कि फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट हो जाते हैं लापरवाही की वजह से। 7th वन इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ये क्या है? दिस सिस्टम लिंक्स वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी, यानी कि ये वेजेस को और प्रोडक्टिविटी को लिंक करता है। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश्ड एंड 2 पीस रेट्स आर यूज्ड, यानी कि हमारे जो स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे उसको इस्टेब्लिश किया जाता है और 2 पीस रेट्स को यूज़ किया जाता है। हायर फॉर दोज हु अचीव अप टू एंड मोर देन स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट है उनको ज़्यादा पैसा देना चाहिए। यानी कि कोई वर्कर है जो हमने अपना सबसे पहले मान लीजिए स्टैंडर्ड आउटपुट को इस्टेब्लिश कर लिया। अब जो लोग उतना अचीव कर ले रहे हैं या फिर उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो उनको हायर हमें एक वेज देना चाहिए। एंड लोअर फॉर इनएफिशिएंट एंड स्लो वर्कर्स, जो लोग धीमे काम कर रहे हैं, जो लोग फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, उनको कम पैसा देना चाहिए। सीधी सी बात है। इससे क्या होगा कि हमारे वर्कर्स में एक मोटिवेशन आएगी, वो मोटिवेट होंगे कि हम अच्छे से काम करेंगे, तेज़ी से काम करेंगे तो हमें ज़्यादा पैसा मिलेगा और ज़्यादा अच्छा रेम्यूनरेशन हम पाएंगे। 10 एफिशिएंट वर्कर्स विल बी रिवॉर्डेड एंड इनएफिशिएंट विल बी मोटिवेटेड टू। वही कह रहा है कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगी एंड जो लोग अच्छे से काम करें उनको और रिवॉर्ड मिल जाएगा, तो उससे क्या होगा, वो और मोटिवेटेड होंगे कि हम और अच्छा काम कर पाएँ। 8th वन इज मेंटल रेवोल्यूशन। It involves a complete change in mental outlook,
इसमें हमारा मेंटल आउटलुक को चेंज किया जाता है और जो हमारा एटीट्यूड है वर्कर्स के अगेंस्ट उसको हमें चेंज करना रहता है। मैनेजमेंट टूवर्ड्स वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन, यानी कि हमारे जो वर्कर्स के बीच में रहता है कि एक चीज़ कि हाँ मैं तुमसे ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो ये क्या होती है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे बीच में ये होना चाहिए कि हम साथ में काम करेंगे, साथ में बढ़ेंगे तो हमें साथ में ज़्यादा अच्छा रेम्यूनरेशन मिलेगा, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रो करेगी। तो यहाँ पे एक कोऑपरेशन होना चाहिए। द मैनेजमेंट शुड क्रिएट प्लेजेंट वर्किंग कंडीशंस एंड वर्कर्स शुड वर्क विद डिवोशन एंड लॉयल्टी, यानी कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी ड्यूटी होता है कि वो अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, एंड जो वर्कर्स हैं उनका भी ड्यूटी होता है कि वो अच्छे से डिवोट होकर, डिवोशन यानी कि आत्मसमर्पण करके और लॉयल्टी के साथ हमारा वर्क को करें। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दे मस्ट फोकस ऑन अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग इट, यानी कि प्रॉफिट पे लड़ने के बजाय प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पे हमारे जो टेक्निक्स हैं वो कंप्लीट होती हैं। अब हम बात करने वाले एक क्या कह सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इस पे एग्ज़ाम पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का या फिर उससे भी ज़्यादा वाला, तो इसको ध्यान से समझिएगा। ये हमारा है डिफरेंस बिटवीन फ्यूल एंड टेलर। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, एक ने साइंटिफिक प्रिंसिपल दिया, एक ने क्लासिक प्रिंसिपल्स दिया, एक फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, तो उसको उनके बारे में बीच में हम डिफरेंस देखेंगे एंड एक बेसिस ऑफ डिफरेंस लेके चलेंगे। ऐसे फालतू नहीं कुछ भी किसी भी चीज़ पे कंपेयर कर दिए, बेसिस ऑफ डिफरेंस लेके चलेंगे। सबसे पहला है हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस में, सबसे पहला है नेचर ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च का नेचर क्या था। फ्यूल ने किया है, ही डेवलप द थ्योरी ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट प्रोसेस। उन्होंने फंक्शनल मैनेजमेंट को डेवलप किया और मैनेजमेंट प्रोसेस को किया। जबकि टेलर ने क्या किया, उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप किया। सेकेंड वन इज कंसर्न, यानी कि उनका क्या कंसर्न था, क्या ध्यान में रख के किया था। हिज प्रिंसिपल्स आर कंसर्न विथ मैनेजमेंट एफिशिएंसी, यानी कि फ्यूल ने किस पे ध्यान दिया, हमारी एफिशिएंसी पे ध्यान दिया है ज़्यादा। जबकि टेलर ने प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स आर कंसर्न विथ वर्कर्स एफिशिएंसी, यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट एफिशिएंसी की बात हो रही है, यहाँ पे वर्कर्स एफिशिएंसी की बात हो रही है। फ्यूल्स के प्रिंसिपल मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की, यानी कि मैनेजमेंट हमारा कितना अच्छा हो सकता है, उसमें हम कितना कॉस्ट में कितना काम कर सकते हैं। एंड टेलर क्या करते थे, हमारे टेलर भैया देखते थे कि हमारे वर्कर्स को प्रॉपरली चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं। उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनके टेक्निक्स हैं, हमारे वर्कर्स एफिशिएंसी पे ध्यान देते थे। लेवल्स की बात करें तो लेवल्स सबके निकलेंगे मजाक कर रहा हूँ। लेवल्स, ही डिज़ाइंड प्रिंसिपल्स फॉर टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। फ्यूल भैया ने केवल टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रख के बनाया, जबकि टेलर भैया ने हमारे डाउन टू अर्थ थे, तो उन्होंने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं उनको डेवलप किया। फोकस कहाँ था इनका, इम्प्रूविंग ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन बाय ऑब्जर्विंग सर्टेन प्रिंसिपल्स वाज हिज मेन फोकस, यानी कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट टॉप लेवल इसी पे इनका ध्यान था। ऊपर से करके चले गए, नीचे ध्यान नहीं दिया। फॉर हिम इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू वर्क सिंप्लीफिकेशन वॉज मेन फोकस, जबकि हमारे जो टेलर भैया थे उनका ध्यान क्या था, उनका ध्यान था कि वर्क सिंप्लीफाई हो, उसी पे वो मेन फोकस कर रहे थे। पर्सनैलिटी कैसी थी, ही डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर एंड वॉज कॉल्ड फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। वो एक रिसर्चर थे, एक प्रैक्टिशनर थे, एंड उन्हें हम फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। जबकि हमारे जो दूसरे भाई साहब थे, क्या नाम था, बाद नाम ही भूल जाता हूँ मैं, टेलर, टी से टेक्निकल टेलर। ही डेवलप्ड पर्सनैलिटी ऑफ साइंटिस्ट एंड कॉल्ड फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारे टेलर भैया थे उनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है, जबकि जो हमारे फ्यूल भैया थे वो हमारे फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट कहलाते हैं। अगर हम बात करें मेजर कंट्रीब्यूशन के बारे में, तो हिज मेन कंट्रीब्यूशन वॉज टू प्रोड्यूस सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट विद द हेल्प ऑफ 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट। ये अपने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल मैनेजमेंट के हेल्प से कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। जबकि इन्होंने क्या किया कि ही प्रोवाइडेड अ बेसिस ऑन अकम्पलिशमेंट ऑन प्रोडक्शन लाइन विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक टेक्निक्स एंड मैनेजमेंट। इन्होंने, एक जन ने 14 प्रिंसिपल दे दिए, एक जन ने क्या किया कि हमारे प्रिंसिपल्स भी दिए मैनेजमेंट को और टेक्निक्स भी दे दी। ह्यूमन एलिमेंट, ही गेव ड्यू एम्फेसाइज टू ह्यूमन एलिमेंट बाय सजेस्टिंग प्रिंसिपल इक्विटी, यानी कि लोगों के लिए क्या ध्यान में दिया, उन्होंने इक्वालिटी को देखा, उन्होंने इनिशिएटिव देखा और फेयर रेम्युनरेशन, यानी कि प्रॉपर पैसा मिल रहा है कि नहीं, उस पर ध्यान में दिया। और जबकि
टेलर भैया ने क्या किया, हमारे ह्यूमन एलिमेंट को ही हटा दिया, उसको इग्नोर कर दिया। एम्फेसाइज मोर ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, एक जन ने क्या किया कि लोगों के बारे में सोचा और एक जन ने क्या किया कि लोगों के बारे में नहीं सोचा, उनको केवल प्रोडक्टिविटी से ही मतलब था। नेक्स्ट वन इज रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्यूल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे फ्लेक्सिबल हैं, जबकि हमारे जो टेलर्स के हैं रिजिड इन हिज अप्रोच। ही फेल्ट दैट दे शुड नो डेविएशन फ्रॉम फिक्स्ड स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें इन्होंने क्या कहा कि जो हमारे फिक्स्ड स्टैंडर्ड है एक ऑर्गेनाइजेशन के, उसको चेंज नहीं करना चाहिए, उसी पे अड़े रहना चाहिए। एप्लीकेबिलिटी क्या होती है, हिज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एप्लीकेबल यूनिवर्सली, यानी कि आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस रिलेटेड है या फिर नॉन बिजनेस रिलेटेड है, दोनों के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता है। जबकि टेलर्स के जो प्रिंसिपल्स है, हिज प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जो कंपनियाँ प्रोडक्शन कर रही, मैन्युफैक्चरिंग कर रही, फैक्ट्री वगैरह है, तो उन्हीं पर एप्लीकेबल होता है टू स्पेसिफिक सिचुएशंस। Last one is unity of command. He strictly followed these principles, that is one boss for one employee, यानी कि एक एम्प्लॉय के लिए एक ही बॉस होना चाहिए, ऐसा हमारे फ्यूल भैया कहते थे। जबकि हमारे जो टेलर भैया थे वो कोई भी he did not follow this principle, instead he insisted no minimum 8 bosses, यानी कि ऑन मिनिमम 8 बॉसेस, यानी कि हमारे जबकि टेलर भैया थे उन्होंने क्या ध्यान दिया कि हमारे मिनिमम 8 बॉसेस होने चाहिए। अभी 8 बॉसेस क्या चीज़ है, इसको हमने लेक्चर नंबर 3 में ऑलरेडी कवर कर लिया था फंक्शनल फोरमैनशिप के अंडर में। नहीं देखा है तो जाकर देखो, अगर देख लिया है तो आपको याद आ जाना चाहिए था। यहाँ पे हमारे जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर ही ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पार्टनरशिप का, जो हमारे अकाउंट्स का पार्टनरशिप है उसका चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले। बट इस मंथ में प्लीज़ 100 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन मिल रहा है, कुछ नहीं मांग रहा हूँ, जस्ट एक चीज़ कहता हूँ कि लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड अगर कमेंट कर पाओ तो कर दो, बहुत अच्छी बात है। मिलता हूँ यहाँ से अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें। जय हिंद।